हेलो एवरीवन, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। पर क्या आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान हैं? क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन से आप भी परेशान हो जाते हैं? क्या आपको भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद नहीं रहता? तो डरने की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वैसे क्वेश्चंस जहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस का यूज होता है उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो शायद से एग्जाम में आ भी सकते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर नेम्ड रिएक्शन जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप उस रिएक्शन का नाम नोट कर ले, ठीक है, और उसके बाद आप उस रिएक्शन को गूगल करके या एनसीईआरटी बुक से उस रिएक्शन के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उतना कलेक्ट कर लो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखो हमारे पास क्या है, इस कंपाउंड को हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट से ट्रीट किया तो हमें कंपाउंड ए मिला। कंपाउंड ए को हमने एसिडिक मीडियम में हीट किया तो कंपाउंड बी मिला। बी के बारे में बताया कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि NaBH4 क्या करेगा। NaBH4 क्या करेगा और किस पर अटैक करेगा, कौन सी ग्रुप पर, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा या एल्डिहाइड पर अटैक करेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये सभी ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही रिड्यूस कर सकते हैं। ये एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, अमाइड को भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड में एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां पर आप NaBH4 को यूज करके सेलेक्टिवली एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड पे कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है, पर अगर आपने यहीं पर LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किया तो वो इन दोनों को ही रिड्यूस कर देगा, क्योंकि दैट इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। ये रिड्यूस होकर हमारा बन जाएगा एक प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल एसिडिक मीडियम में लेते हो तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे? कौन सा रिएक्शन होता है? वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है बच्चे। इन दोनों का एस्टरिफिकेशन होगा और क्योंकि इट इज अ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो ये फास्ट भी होगा काफी, और ये ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये OH ग्रुप वाटर के फॉर्म में लीव कर जाएगा और हमें एक यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 5 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हमें काउंट करना होता है। देखो ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दो, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, ये कार्बन नंबर 5 हो गया और इस कार्बन पे अटैक हुआ ना तो ये कार्बन नंबर 6 होगा। तो इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बनेगा, ना कि 5 मेंबर रिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टिप मेरे साइड से ये है कि किसी भी रिएक्शन में ना जब इस तरह का सिचुएशन हो तो नंबरिंग कर लेना चाहिए, कार्बन की नंबरिंग करो ताकि उससे आपको समझ में आए कि प्रोडक्ट 5 मेंबर्ड बनेगा या 6 मेंबर्ड बनेगा। इन जनरल 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग ही बनते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग या 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होते, उनमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास एक डायोल है जिसको हमने एसिडिक मीडियम में हीट किया है। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है। तो ये है एक पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। याद करो वो दिन जब आपने पढ़ा था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और अगर आपको नहीं पता नाम क्या है फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो ऑर्गेनिक में सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज होता है, रटने की जरूरत नहीं है। ये H+ है, ये H+ क्या करेगा, इस इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा और हमारे पास एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। मान लो मैंने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, राइट वाला भी हो सकता था, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक OH2 बन गया। अब आपको पता है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप और एसिडिक मीडियम में ये लीव कर जाएगा, रिजल्टिंग इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये आराम से फॉर्म भी करेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन।
किसी डिग्री कार्बोकेटायंस आर स्टेबल इन नेचर। तो ये मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म हो गया बच्चे? ये हो गया SN1। इट इज SN1 स्टेप, ठीक है। और अब देखो यहां पर क्या होगा, देयर इज अ चांस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। यहां पर एक रिंग एक्सपेंशन होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां कोलैप्स करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से माइग्रेट करके यहां पर चला जाएगा और यू विल गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग। अगेन मैं आपको से रिकमेंड करूंगा कि नंबरिंग करो, नंबरिंग से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है और आपके पास OH डबल बॉन्ड प्लस आएगा। अब एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और यहां से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन सी। तो आंसर क्या हो गया बच्चे? सी, ठीक है। अब देखते हैं हम ये रिएक्शन क्या है हमारे पास। देखो टोलुइन है, PHCH3 मतलब टोलुइन, बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप है, उसको CrO2Cl2 से ट्रीट किया तो A मिला। फिर A को हमने फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड KOH बेस से ट्रीट किया तो एक ये कंपाउंड मिला बेंजाइल अल्कोहल और B के बारे में बताया कि B क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट रिएक्शन समझना पड़ेगा, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है बच्चे। कौन सा नेम्ड रिएक्शन है ये? बोलो बोलो जल्दी बोलो। इट इज इथार्ड रिएक्शन, दिस इज इथार्ड रिएक्शन, ठीक है। इस कंपाउंड को CrO2Cl2 अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज अ नेम्ड रिएक्शन, इथार्ड रिएक्शन। एनसीईआरटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस सवाल के आने की चांसेस काफी ज्यादा है, ये रिएक्शन तो आ ही सकता है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये। अब देखो, अब ये बन गया बेंजाल्डिहाइड, इसको ट्रीट किया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड बेस से। अब इस अल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर होगा कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। इट इज अ कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और वो कौन देता है? वो वही अल्डिहाइड देता है जिसके पास नॉन इनोलाइजेबल होता है, aldehyde having no alpha hydrogen, aldehyde having no alpha hydrogen will give Cannizzaro reaction। और इसमें हमें बनता है एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। अब देखो आप सोच रहे होगे यहां पर मैंने ये CO माइनस क्यों लिया है, यहां पर तो ये बनना चाहिए था, यहां पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। पर देखो हमने यहां पर सिर्फ बेस लिया है, बेस के बाद एसिडिक वर्कअप नहीं किया है। तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड कभी एसिड के फॉर्म में रह सकता है क्या? KOH बैठ के मुंह थोड़े देखेगा, KOH बोलेगा मैं बेस हूं तुम एसिड हो, चलो आपस में रिएक्शन करते हैं। और आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन काफी फास्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ये ट्रिकी पार्ट था क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। यहां पर हमारे पास एक ये कंपाउंड है जिसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड KOH से ट्रीट किया, हीट किया है, तो A बना। फिर A को हमने एसिडिक मीडियम में हीट किया तो B बना, B इज अ साइक्लिक कंपाउंड। सो देखो पहला रिएक्शन क्या है, आइडेंटिफाई करो, अभी जस्ट बताया था। ये अल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा पोजीशन, ये देखो अल्फा पोजीशन ये है, अल्फा पोजीशन इसको बोलते हैं। अल्डिहाइड के जस्ट बाद वाले पोजीशन को ना अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसको बीटा पोजीशन बोलते हैं, इसके बाद वाले को गामा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो और बेसिक मीडियम में ट्रीट किया और हीट किया, तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे? यहां पर हुआ कैनिजारो रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले स्टेप में कैनिजारो रिएक्शन हुआ, कैनिजारो रिएक्शन हुआ तो आपको एक अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। अगेन यहाँ पर बेसिक मीडियम था। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ पे एसिड डाला, तो जैसे ही एसिड डालोगे ये COOH माइनस से COOH हो जाएगा और फर्दर एसिड रहेगा वहां पे, और आपने उसको हीट भी कर किया है। और क्योंकि यहाँ पे एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या उनका रिएक्शन होता है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा? एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा। और देखो कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, फिर से हम देखते हैं। ये O इस कार्बन पर अटैक करेगा, करेक्ट। तो 1 ऑक्सीजन मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसीलिए यहां पर 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ना कि 6 मेंबर्ड रिंग। तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें देखना होगा
क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग है, तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया सवाल है, इसको करते हैं अपन। ये कीटोन है, उसको हमने पहले इस कंपाउंड से ट्रीट किया। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चे, पहले बताओ। कीटोन को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया, RMgX, इट्स अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन पे ऐड हो जाएगा R माइनस के फॉर्म पे, राइट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हो जाएगा और आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑब्वियसली ये नेकेड चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पर Mg रहेगा, Mg इसके साथ Mgx रहेगा कोऑर्डिनेट किया हुआ। और जैसे ही आप इसको NH4Cl से ट्रीट करोगे, ये स्टेप वाटर, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड और पानी। आपको पता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, और जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ये हाइड्रोलाइज करके H+ आयंस जनरेट करेगा। अमोनियम क्लोराइड विल जनरेट H+ आयंस इन वाटर, एसिडिक मीडियम। इसका pH 7 से स्लाइटली कम होता है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये O- प्रोटोनेट होके OH बन जाएगा और हमें ये टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने HCl डाला और वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे ये कोल्ड लिखा हुआ है। कोल्ड का क्या सिग्निफिकेंस है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, HCl से प्रोटोनेट हो जाएगा, ये OH2+ बन जाएगा, और जैसे ही ये OH2+ बन गया ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। आपको पता है ना OH- इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये वाटर के फॉर्म में ऐसे करके लीव कर जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म बच्चे, SN1 मैकेनिज्म, और यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब देखो पॉसिबिलिटी दो है यहाँ पर SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है, ठीक है। SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। पर यहां पर ये वर्ड पूरा का पूरा खेल बदल दिया, कोल्ड। आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि एलिमिनेशन में आपको एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल मिलता है, तो हम वहां पर इंट्रोपी बढ़ जाती है। तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा S पॉजिटिव होती है वैसी रिएक्शन के लिए, तो टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हो ना तो डेल्टा G घट जाता है, तो वो फेवरेबल कर देता है उसको। इसीलिए जब हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन फेवर होता है और लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है, तो क्योंकि यहाँ पर कोल्ड है कंडीशन, हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो जो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, कार्बोकेटायन क्यों बनेगा, क्योंकि इट इज अ 3 डिग्री सिस्टम और यहाँ पर एक फिनाइल भी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसीलिए पहले वाटर लीव कर जाएगा और जो कार्बोकेटायन बनेगा उस पे क्लोरीन Cl- अटैक कर देगा, ये कंपाउंड बनेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, P तो ये हो गया, ये मेरा P हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये O हो गया, ये आपका N है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने KOH डाला है और हीट किया है, हीट और KOH इन इथेनॉल। इथेनॉल और KOH मिला के क्या बनते हैं, इथेनॉलिक अल्कोहलिक KOH बनते हैं ना, पोटेशियम इथॉक्साइड, and that is a strong base and it promotes elimination because high temperature। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो सिंपल, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, तो Q आपका ये होगा, तो प्रोडक्ट Q विल बी दिस वन ओनली। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे, पहले ये देखते हैं। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में वाटर के एडिशन को हम हाइड्रेशन बोलते हैं, और ये जो कंपाउंड बनता है इसका एक नाम है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रो कंपाउंड बोलते हैं, हाइड्रिन। ठीक है, हाइड्रिन कंपाउंड्स बोलते हैं इसको हम, हाइड्रिन। पर अगर यही OR होता तो इसको हम एसिटल बोलते हैं, और एक OR और OH होता तो हम उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। हाइड्रिन, दीज आर हाइड्रिन। अब देखो ये जो K इक्विलिब्रियम होती है ना, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एक होता है स्टेरिक फैक्टर। जितना इलेक्ट्रोफिलिक ये सेंटर होगा, जितना इलेक्ट्रोफिलिक ये सेंटर कब इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जब आपके R1 और R2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर ये दोनों ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे,
तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर यहाँ पे फटाक से अटैक करेगा, है ना, वाटर इज न्यूक्लियोफाइल हियर, तो वाटर यहाँ पे फटाक से अटैक करेगा। तो एक तरीका है के बढ़ाने का कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों ग्रुप की बल्कीनेस को कम कर दो, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हुए, देखो वाटर को यहाँ पे आना है, अगर आपने बड़ा बड़ा लगा दिया तो वाटर आने में क्या होगा, दिक्कत होगा तो रिपल्सन होगा। इसीलिए अगर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट होता है। तो इसके केस में क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और इन जनरल एक पॉइंट लिख लो जो काम आएगा कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स आर जनरली देन कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स के केस में क्या होता है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है, पर एल्डिहाइड्स के केस में एक साइड आपका हाइड्रोजन होता है, तो इस साइड से वाटर आराम से अप्रोच कर सकता है। अब देखो हम बी अल्डिहाइड कौन कौन है हमारे पास, ई एक अल्डिहाइड है, हमारे पास बी अल्डिहाइड है और डी अल्डिहाइड है। पर इन तीनों में देखो स्टेरिक फैक्टर सबसे कम किसमें है, डी में है, डी में सबसे कम स्टेरिक फैक्टर है, तो डी में सबसे फास्ट होगा। उसके बाद बी और ई में हम देखते हैं, बी और ई में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है इसका, जिसके कारण ई की रेट बी से ज्यादा होगी, ई विल बी फास्टर देन बी, ठीक है। तो डी सबसे ज्यादा, फिर ई, फिर बी, तो मुझे ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कोई एक हो सकता है। अब पर हम देखते हैं ए और सी जो कि दोनों ही कीटोन है, इन दोनों मिथाइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है बच्चे, प्लस आई, दोनों ही प्लस आई नेचर के होते हैं। दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर ये एक प्लस आई है, ये एक प्लस आई है, ठीक है, पर यहां पर ये क्लोरीन है जो कि माइनस आई का काम आपका करेगा, तो सी का रेट ए के रेट से ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला, तो आंसर हमारा यहां पर बी हो जाएगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस कंपाउंड को हमने इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायोल से ट्रीट किया तो मुझे ए मिला। उसके बाद हमने ए को LaH जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उससे ट्रीट किया तो बी मिला, और फिर बी को हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की तो सी मिला। तो सी क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये रिएक्शन क्या है। इट इज अ रिएक्शन ऑफ अ कीटोन विद अ अल्कोहल। कीटोन अल्कोहल के साथ, जनरली डायोल के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक एसिटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो एसिटल क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला रिएक्शन जो था ये होगा कि ये कीटोन इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एक साइक्लिक एसिटल बना लेगा। अब देखो ये साइक्लिक एसिटल जो होता है ये एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज करता है, पर बेसिक मीडियम में ये एज इट इज रहता है। LaH का नेचर मोर और लेस बेसिक टाइप का होता है, तो जब आप इस कंपाउंड को LaH से ट्रीट करोगे तो ये वाला पार्ट अनअफेक्टेड रहेगा, पर ये एस्टर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, एस्टर को ये अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। पर नेक्स्ट स्टेप में आपने सी स्टेप, मैंने दोनों स्टेप को एक ही साथ यहाँ पे दिखाया है, सी स्टेप में हमने उसको एसिडिक मीडियम में वर्कअप किया, और आपको पता है कि एसिटल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में वो टूट जाएगा और फिर से हमें कीटोन वापस मिल जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या थी, हमें ये स्टेप क्यों करना पड़ा, ये समझ, ये अगर आप समझना तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। देखो इट इज अ स्ट्रेटजी which is called protecting group strategy। ये एसिटल यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम कर रहा है। क्यों प्रोटेक्टिंग ग्रुप मैं बोल रहा हूँ, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये। अच्छा अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कीटोन और एस्टर विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड LaH, अगर मैंने इस कंपाउंड में, ये ओरिजिनल कंपाउंड में LaH डाला तो LaH का पहला मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करेगा, कीटोन से या एस्टर से, ऑब्वियसली कीटोन से रिएक्ट करेगा, कीटोन आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि एस्टर के केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, तो जिसके कारण थोड़ी सी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है वहां पे एस्टर के कार्बोनिल की, पर यहाँ पर ऐसा कोई प्लसर इफेक्ट है नहीं। तो ये जो कीटोन होता है ना बच्चे, दैट इज मोर रिएक्टिव, तो पहला मॉलिक्यूल कीटोन के साथ ही रिएक्ट करेगा तो कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, और कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बनेगा, और उसके बाद अगर LaH एक्सेस में रहा, ठीक है, तभी एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा। पर मान लो
मुझे इस कंपाउंड को ऐसे रिड्यूस करना है कि मैं चाहता हूं कि कीटोन रिड्यूस ना हो पर एस्टर ही रिड्यूस हो, तो मैं क्या करूंगा? तो अगर मुझे LAH ही यूज करना है तो मुझे पहले कीटोन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कीटोन को किसी ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको LAH अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। और कीटोन्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज दिस इथिलीन ग्लाइकॉल, जो उनके साथ रिएक्ट करके एसिटल बना लेगा। तो एसिटल तो अनरिएक्टिव है LAH के साथ, तो एसिटल पे रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही बचा अब मॉलिक्यूल में रिएक्टिव सेंटर, तो सिर्फ इस जगह पर ही रिएक्शन होगी, सिर्फ यहीं पर रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके अपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटा दिया और हमें हमारा कीटोन वापस मिल गया। तो दिस रिएक्शन की खास बात क्या है कि इट इज अ सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन ईस्टर ओवर कीटोन। हमने यहाँ पर एस्टर का सेलेक्टिव रिडक्शन किया है कीटोन के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ की खास बात है। अब मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ जो जेई एडवांस में आपके काम आ सकती है। अगर मुझे इस कंपाउंड को रिड्यूस करना है एक स्टेप में, वन स्टेप रिडक्शन विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस कंपाउंड को बोरोन डाइबोरेन से ट्रीट कर दूंगा, B2H6 डाइबोरेन, ओके, डाइबोरेन से इसको ट्रीट कर दूंगा B2H6 के साथ। डाइबोरेन एस्टर को रिड्यूस करेगा और कीटोन को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। डाइबोरेन की रिएक्टिविटी अगर आपने पढ़ी होगी तो वो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ज्यादा होती है, कीटोन और एल्डिहाइड के लिए कम होती है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स हमें बताने हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? यहाँ पे 3 रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले स्टेप में हमने इस कंपाउंड को आयोडीन और NaOH के साथ ट्रीट किया और इसको हीट किया है। तो विच रिएक्शन इज दिस? इट इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चे, आइडेंटिफाई करो। देखो यहाँ पर एक मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन्स when treated with halogens in presence of NaOH give haloform reaction। और यहाँ पर हमें CHI3 का येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा। ये मेथड का यूज पुराने जमाने में कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए करते थे साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा इस मॉलिक्यूल से और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो पहला रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप CH3 बना के CHI3 बना के बाहर निकल जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना लेगा। यहाँ पे प्रोबेबली Na+ आयन यहाँ पर होगा, यहाँ पर Na+ आयन होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने एसिडिफिकेशन किया क्या होगा, एसिडिफाई करोगे तो ये O- से OH बन जाएगा, खत्म बात। पर यहाँ पर हीट भी, अब हीट का क्या मतलब? तो यहाँ पर अगर बच्चों ने ये रिएक्शन पढ़ा होगा, एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन होता है, दैट इज हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। जब आप बीटा कीटो एसिड, देखो ये कीटोन है ना, कीटोन ये है, ये अल्फा, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा। देखो कीटोन में ये पोजीशन अल्फा है, सॉरी सॉरी गलत बनाया आपने ने, ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन बीटा है। तो बीटा कीटो एसिड्स को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर्ड, और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन जब आप करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? वहां पे सोडा लाइम की जरूरत होती है। पर बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स, उनका डीकार्बोक्सिलेशन अपने आप ही हो जाता है, बस उन्हें हीट करने की ही जरूरत है। बीटा कीटो एसिड्स के लिए सिर्फ हीटिंग ही सफिशिएंट है। और होगा क्या, देखो यहां से ये डबल बॉन्ड जाता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पे O- बनता है, ये O- इधर कोलैप्स करता है और फिर ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर जाता है और ये CO2 के फॉर्म में लीव कर जाता है और आपको ये इनॉल मिलता है, दिस इनॉल। और अब आपको पता ही है कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल, कीटो फॉर्म। तो ये तुरंत ये इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनॉल तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, ये इनॉल तुरंत कीटो बना लेगा फटाक से, क्योंकि इनॉल्स आर लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा था ऑप्शन ए, तो आप बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इट्स बीटा कीटो एसिड, ये पॉइंट याद रखना, बीटा कीटो एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन
बहुत ही फास्ट होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सबसे अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये। तो हमने सबसे पहले बेंजीन लिया और बेंजीन को ट्रीट किया है सबसे पहले HNO3 H2SO4 से। इस मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर बोलते हैं? इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और यहाँ पर होता है नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 इज वेरी सिंपल, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन गया, खेल खत्म। स्टेप 2 क्या है भाई? हैलोजन और FeBr3। FeBr3 क्या है मेरा? FeBr3 is my Lewis acid. It is nothing but Lewis acid. ये क्या है? ये कौन सा स्टेप है? बोलो जल्दी। इट इज अ हैलोजनेशन स्टेप। और क्योंकि नाइट्रो ड्राइंग ग्रुप है तो इट इज मेटा डायरेक्टर। तो मेटा पोजीशन, दो मेटा पोजीशन है, दोनों में से कोई एक पर ब्रोमीन लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना लिया। अब देखो थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। थर्ड स्टेप पे लोग कंफ्यूज करते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजनेशन है। तो हाइड्रोजनेशन किसका होगा? बेंजीन का होगा क्या? बेंजीन का रिडक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बच्चे। बेंजीन का रिडक्शन अगर आपको करना है तो बर्च रिडक्शन यूज करते हैं, या फिर हाइड्रोजन निकल एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी के कारण ये बहुत ही स्टेबल होता है, इतना जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन बेंजीन को तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो किसको रिड्यूस करेगा? किसको रिड्यूस करेगा? ब्रोमीन को रिड्यूस कर सकता है क्या? नहीं, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप की रिएक्टिविटी इज वेरी हाई फॉर हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन। नाइट्रो ग्रुप फट से रिड्यूस हो जाएगा अमीन में, और हमें मिलेगा ये कंपाउंड, एक अमीन मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रो इज वेरी सेंसिटिव टू हाइड्रोजनेशन। नाइट्रो ग्रुप ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन के साथ, फास्टेस्ट मैं बोल सकता हूं, डबल बॉन्ड से भी ज्यादा फास्ट। अब देखो ये कंपाउंड बन गया। फोर्थ स्टेप क्या है? क्लोरीन FeBr3, फिर से हैलोजनेशन। NH2 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो ऑर्थो मेरा ये और ये तीन पोजीशन है। ब्रोमीन भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रोमीन एक विड्रॉल ग्रुप तो है और प्लस आर होता है यहाँ पे, और प्लस आर के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो ये जान लेना, हैलोजेंस आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ब्रोमीन भी यही 3 पॉइंट पर फेवर करेगा। अब देखो यहां पर अगर क्लोरीन आती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर चांसेस थोड़ा कम है। अब मेरे पास चांसेस है यहां पर और यहां पर, दोनों में से कहीं मैं ला सकता हूं। तो दोनों में से हमने इस पोजीशन को फेवर किया। देखो पॉसिबिलिटी यहां पे भी है, रिएक्शन में यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। ये वाला थोड़ा कम बनेगा क्योंकि स्टेरिक फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर भी थोड़ा कम बनेगा क्योंकि यहां पर ब्रोमीन की इंडक्टिव इफेक्ट -I सबसे ज्यादा होगी। यहां पे ब्रोमीन की -I काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। और देखो दूसरा ऑप्शन से भी आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। अब बताता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। फिफ्थ स्टेप देखो, फिफ्थ स्टेप इज NaNO2HCl। ये क्या करता है? ये अमीन्स को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करता है। NaNO2HCl क्या करेगा? इस अमीन को डायजो सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा और हमें ये डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, और इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये नाइट्रोजन के बन के निकल जाता है, और जैसे ही हमने Ki को ट्रीट किया, यहाँ पे आयोडीन इधर आ जाएगा और ये नाइट्रोजन N2 बाहर निकल जाएगा N2 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इन 5 और स्टेप 5 और स्टेप 6 से मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो स्टेप 5 और स्टेप 6 से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि आयोडीन और ब्रोमीन का जो रिलेशन होगा वो मेटा रिलेशन होगा। ये दोनों एक दूसरे के मेटा ही होंगे। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया, इन दोनों में ये पैरा पोजीशन पे है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि इन दोनों में भी ये ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑप्शन सी हो सकता है और ऑप्शन डी हो सकता है। और दूसरी बात जो मुझे ध्यान रखनी है कि क्लोरीन और ब्रोमीन इस पोजीशन पर देखो, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसीलिए मेरा जो फेवर्ड आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ना कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी बनेगा बट बहुत कम बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है EAS रिएक्शंस में। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइस। अगले पार्ट में भी हम कुछ और ऐसे ही रिएक्शंस कवर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।